हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का NCERT गणित, जिसका कि अध्याय 6 है, अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रायंगल। इससे संबंधित आज की इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.1 को सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन हल करने से पहले आप सभी को तो पता ही है कि मेरे द्वारा किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बारे में बताया जाता है ना। इस प्रश्नावली में जो जो चीज़ आपको बेसिक कंसेप्ट लगना चाहिए वो आपको बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले मेरे द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि आपको आगे जितना भी क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 6.1 में, उसको बनाने में दिक्कत ना हो और तुरंत क्वेश्चन को देखें और आंसर निकल जाए। तो हमारे द्वारा सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट में जैसे मान लीजिए त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और समरूप आकृति क्या होता है, सर्वांग सम आकृति क्या होता है, ये मुख्य एजेंडा है। हम लोग तुरंत ही कर लेंगे, मात्र 10 मिनट में ये सारा बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, जो कि हर वीडियो में आप सभी सबसे पहले शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि शेयर करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो शेयर ज़रूर ही कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो की भावना में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए बाबू, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, अपने लिए सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि आप चैप्टर वाइज जो है बाबू, चैप्टर वाइज PDF नोट्स लेना चाहते हैं, चूँकि मेरे द्वारा जो है आपका 10th क्लास का NCERT मैथ का पूरा सॉल्यूशन करके उसका जो है वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, और इसका नोट्स भी बना दिया गया, हाथ का लिखा हुआ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बना दिया गया। इस PDF नोट्स को प्राप्त करने के लिए बाबू आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप। नंबर क्या है तो 7988997348। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा जी। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिए। आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। देखिए, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, चूँकि बिजली चली गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है बाबू, अध्याय 6 में ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। त्रिभुज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। त्रिभुज क्या होता है, ये इसका परिभाषा यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिभुज किनको कहते हैं, आप सभी को तो पता ही होगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। देखो, त्रिभुज का जो आकृति होता है बाबू, इस तरीके से होता है, और आकृति से ही परिभाषा आकर के निकल जाता है। तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है त्रिभुज, या ऐसा होता है। अलग अलग प्रकार भी हम बताएंगे कैसा होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, मान लेते हैं ये त्रिभुज है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। तो इस आकृति को देखने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, तो इस आकृति में आपको महसूस हो रहा है बाबू कि ये जो आकृति है 3 भुजाओं से यहाँ एक भुजा है। क्या है, एक भुजा है, इसको कहें एक भुजा, और यहाँ से यहाँ एक भुजा है, और यहाँ से यहाँ एक भुजा है। ये सभी 3 भुजा कहलाए। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको काम आएगा। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, अन्यथा आप नोट्स बनाएंगे तो बना सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे बाबू, आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लो,
मैं हाथ से ही बना रहा हूँ, क्योंकि अभी स्केल का उपयोग हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि चैप्टर में आपको कुछ और ही बताना है ना। स्केल का जहाँ जिस चैप्टर में यूज़ करना होगा स्केल और आपका जो प्रकार वगैरह है, तो वहाँ पर मैं खुद ब खुद यूज कर लूँगा, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी आपस में एक त्रिभुज है जी, एक त्रिभुज है, ठीक है जी। चलो, इसका नामांकन करना चाहो तो कर सकते हो। नामांकन कैसे किया जाता है, मान लेते हैं कि ये वाला साइड, ये वाला जो, इसको बोलते हैं शीर्ष। ये तीन कोना है, जो तीन कोना जो है जहाँ पर जाके तीनों भुजा मिला है, इसको बोला जाता है शीर्ष। खैर, इसके बारे में भी अगले चैप्टर में 6.2 में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पर ABC लिख सकते हैं। तो क्या ए यहीं पर लिखना जरूरी है? नहीं, ए कहीं पर भी लिख सकते हैं, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर यदि यहाँ पर आप ए लिखें तो ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे। अगर ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ और सी यहाँ, वो आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसको भी यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी, कहीं पर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये त्रिभुज का आकृति तो आप समझ गए और त्रिभुज का परिभाषा भी आप समझ गए। अब अगला चीज आता है बाबू, वो है त्रिभुज का प्रकार है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, लिखेंगे। चलो, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का ठीक है जी। तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जो है यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला में आपका है बाबू, पहला में इसमें आ जाएगा क्या, पहला में समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये तीनों प्रकार है। तो पहला में लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो देखो, त्रिभुज ऐसा सिंबल जो है हमेशा त्रिभुज का ऐसा दे देना है, ठीक है। सिंबल कहीं भी त्रिभुज अगर शॉर्ट में जल्दी में लिखना चाहें तो त्रिभुज नहीं लिख करके, ये भाषा में नहीं लिख करके ये सिंबल दे दोगे तो समझा जाएगा कि ये त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज पहला प्रकार। समद्विबाहु, समद्विबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा बाहु, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये 3 प्रकार है आपका त्रिभुज को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एक एक करके इस सभी के बारे में देख लेते हैं। आपको बस ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूँ, अब याद रखिएगा। इसको समबाहु त्रिभुज किन्हें कहते हैं, जिसका सभी भुजा समान, क्या है, सभी भुजा समान है ना। अगर मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये भी 3 है ना, ये भी 3, मतलब तीनों भुजा क्या है, समान होता है, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं जी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलो, अगला है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु, तो जिसमें 2 भुजा, देखो यहाँ पर से ही आपको परिभाषा निकल के आ जाता है। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 भुजा जिसका बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब आता है विषमबाहु। तो विषमबाहु में जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, सभी भुजा अपने आप में अलग अलग हो। मान लो यहाँ पर मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज बन गया। तो ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 और ये है 7 सेंटीमीटर। तो इनका एक भी भुजा नहीं मिल रहा है, किसी के बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इस त्रिभुज को बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे में हम लोग का है
अगला जो टॉपिक है बाबू वो आता है समरूप आकृति का, जो कि इस चैप्टर में आपको काम देने वाला है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको इस चैप्टर के लिए। अध्याय 6.1 प्रश्नावली 6.1 के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन करेंगे वो है समरूप और सर्वांग सम से रिलेटेड। तो सबसे पहले बाबू इसमें देख लेते हैं समरूप आकृति आखिर होता क्या है। समरूप आकृति के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर समरूप आकृति क्या होता है, समरूप आकृति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो, एक मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पर अलग रफ पेज में बता दे रहा हूँ कि अगर दो आकृति, कोई भी दो आकृति मतलब समझ रहे चित्र है, कोई भी दो चित्र है जिसमें कि दिखने में समान हो। मान लो ये दो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, दो त्रिभुज ले रहा हूँ। अब देख के बताओ कि क्या ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है? क्या ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा लगता है या नहीं? फटाफट से बताओ। जी गुरुजी, ये देखने में दोनों एक जैसा लगता है। तो जब दिखने में एक जैसा लगे तो उसी को कहते हैं क्या? समरूप। बहुत ही आसान है, याद रखना इसको, बहुत ही आसान है ना। दिखने में एक जैसा लग रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? समरूप। अब समरूप को अगर यदि सूचित करना हो तो इसका जो है, इसका चिन्ह क्या होता है? समरूपता का ये चिन्ह होता है। तो मान लो कि इसका नाम दे देते हैं हम त्रिभुज ए बी सी और इसको देते हैं पी क्यू आर। अगर यदि आपको कहना हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, तो इसको जल्दी में मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, आपको भाषा में नहीं लिख करके तो ऐसे लिखना है त्रिभुज का चिन्ह तो ऐसा होता है, आपको पता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस इतना अगर लिख देंगे, आप इतना लिखेंगे तो समझा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका? पी क्यू आर का। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? समरूपता का चिन्ह जी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं है गुरुजी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको परिभाषा लिख देते हैं कि आखिर समरूप आकृति किसे कहते हैं, और अभी तो आप समझ ही गए होंगे लेकिन मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। तो वैसी आकृति, इसका क्या होगा? वैसी आकृति जो दिखने में एक जैसा हो उसे समरूप आकृति कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं, वैसी आकृति जो दिखने में देखो, मैं अपना परिभाषा दे रहा हूँ जो ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूले, आपको हमेशा के लिए याद रहे। हालांकि बुक में जाएंगे तो वहाँ पर किसी और प्रकार का परिभाषा आपको है। ठीक है, तो आपको बुक का परिभाषा याद नहीं रखना है, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको उसी को रट लेना है। और ये आप अगर एक बार रट लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या? वैसी आकृति जो दिखने में एक जैसा हो, एक जैसा दिखने में, यहाँ में लगा दो बाबू, में एक जैसा हो, एक जैसा हो। ठीक है, दिखने में एक जैसा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहेंगे। समरूप आकृति कहते हैं जी। ठीक है, कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देखते हैं ये दो त्रिभुज। अब जैसा कि आपको त्रिभुज के बारे में बताया, ये त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर बड़ा सा एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है किनके? त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये तो हो गया, इसको ऐसे डिनोट करेंगे जी। ठीक है, इसके बाद और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि दो वर्ग या चाहे दो आयत भी ले सकते हो, तो हम आयत ही ले लेते हैं बाबू।
ये आयत ले लिए, पहला आयत ये हो गया, ठीक है, और दूसरा आयत इस तरीके से ऐसा ऐसा। तो दिखने में क्या है, दिखने में है एक जैसा, दिखने में एक जैसा। हल भले ही इनका साइज़ कुछ और है और इनका साइज़ कुछ और है, तो आपको हमेशा से देखना है कि दिखने में एक जैसा है या नहीं है ना। तो दिखने में एक जैसा है गुरुजी, तो ये क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, ये हो जाएगा समरूप, है ना। आयत आपका, आकृति आपका ए और आकृति ये, तो दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत जो है, आकृति ए बी सी डी समरूप है किसके, पी क्यू आर एस का समरूप है जी, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर देखो, मान लो कि एक वृत्त ले लेते हैं ऐसा, हाथ से ही बना लेते हैं, है ना। एक वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त यहाँ पर ऐसा हो गया। बताओ क्या वृत्त पहला वृत्त दूसरे के समरूप है, वृत्त पहला वृत्त दूसरे के समरूप है। तो जी गुरुजी, वृत्त पहला जो है दूसरे के समरूप है, क्योंकि दोनों आकृति दिखने में आपको जो है एक जैसा है, एक जैसा आकृति ए और आकृति बी। तो इसको लिख सकते हैं ए समरूप है बी के, ए समरूप है बी के, ठीक है। चलो, अगर यदि इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल रफ में देता हूँ। मान लो आपको यहाँ पर दिया जाएगा ऐसा त्रिभुज, देखो ध्यान देना बाबू, यहाँ पर देखो ये ऐसा त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज आपको दे दिया ये। तो आपको बताना है कि क्या ये दोनों आकृति समरूप है। तो नहीं गुरुजी, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है समरूप, क्योंकि ये दिखने में एक जैसा नहीं लग रहा है, दिखने में अलग अलग है, इसका रंग रूप अलग अलग है, इसीलिए समरूप तो नहीं होगा। यहाँ पर ले लो ये आकृति, ये आयत है और यहाँ पर आपका वृत्त है। क्या ये दोनों समरूप है? तो नहीं, बिल्कुल समरूप नहीं है। ये समरूपता का आकृति नहीं है जी, है ना। समरूप कहने का मतलब रंग रूप दिखने में एक जैसा हो, भले ही साइज एक बराबर हो या नहीं हो, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है बाबू, वो है आपको समरूपता के बाद आता है सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग समता आता है, तो सर्वांग समता के बारे में भी आपको अभी अच्छा तरीके से बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप समरूपता का कुछ और नियम भी है जो कि आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समरूपता का नियम यहाँ पर लिख लो, समरूपता का नियम, है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समरूपता के नियम, समरूपता नियम, ठीक है। समरूपता के नियम, है ना। समरूप को अंग्रेजी में कहते हैं सिमिलर, ठीक है जी, सिमिलर मतलब समान। तो समरूपता के नियम में सबसे पहले अगर ये दो, ये खासकर नियम है त्रिभुज के लिए, आप याद रखिएगा कि ये त्रिभुज के लिए है। यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, कब होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं दो त्रिभुज। ये नियम किसके लिए है बाबू, त्रिभुज के लिए। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि कंडीशन नंबर एक में देखो क्या है। कंडीशन नंबर एक में कहा जा रहा है उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है जी। दूसरा कंडीशन, मात्र दो कंडीशन आपको याद रखना है त्रिभुज से संबंधित, ठीक है जी। दूसरा कंडीशन है आपको उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उनके संगत भुजाएं
एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती, अनुपात में अर्थात इसको अलग भाषा में अलग शब्द में बोलेंगे तो समानुपाती, अर्थात समानुपाती हो। ठीक है जी। ये आपको दो नियम है। ये नियम किसके लिए याद रखना है आपको? ये नियम याद रखना है त्रिभुज के लिए। ठीक है जी, त्रिभुज के लिए याद रखना। देखो इस नियम का कहने का अर्थ क्या है आपको यहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये दो त्रिभुज है जी, दो त्रिभुज है यहाँ पर। पहला है ए बी सी, पहला ए है, बी है और सी है। दूसरा एक आकृति यहाँ पर ऐसा है, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। तो ए कोण आपको मान लेते हैं, ये दिया हुआ है आपको 80 डिग्री और यह 50 डिग्री है ना, और ये कितना है 50 डिग्री। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है, तो 50 और 80 130 और 50 180 हो गया। और इसमें भी कोण आपको दिया हुआ है, ये वाला कोण आपको दिया हुआ कितना 80, और ये वाला कोण दिया हुआ आपको कितना 50, और ये वाला कोण भी दिया हुआ है 50। देखो तो यहाँ पर हो गया आपको तीनों कोण हो गया बराबर, है ना। इस कोण ए के बराबर कोण पी हो गया, कोण बी के बराबर कोण क्यू हो गया, कोण सी के बराबर कोण आर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और एक कंडीशन है कि उनके संगत भुजाएं जो है बाबू, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। संगत भुजाएं जो है उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती कहा जाए। तो यहाँ पर अगर ये 2 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 7 है, ये तो ये 14 है। तो समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ, 2 बट्टा में 4, इसको कहते हैं अनुपात में हो या समानुपात हो। और ये इस भुजा का समानुपाती है ये भुजा, तो ये 5 बट्टा में 10 बराबर, और यहाँ 7 बट्टा में 2, 7 बट्टा में 14। तो सभी आपस में कट जाएगा 1 बट्टे 2, ये भी कट जाएगा 5 कम 5, 5 दूना 10, ये भी कट जाएगा 7 कम 7, 7 दूना 14। तो 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर में 1 बट्टे 2। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सभी का अनुपात क्या हुआ, बराबर आया, समानुपात में आया, समान अनुपात में आया। ठीक है जी, इसी को कहते हैं समानुपात। तो ये आप याद रखेंगे दूसरा कंडीशन को। तो मात्र यही 2 कंडीशन है, अगर दोनों कोण और संगत भुजाएं समानुपात हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है जी। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सर्वांग समता में। सर्वांग समता में तो सर्वांग समता का नियम क्या है उसको भी जान लेते हैं जी। सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं, चलो जी। आ जाइए सर्वांग समता के बारे में समझ लेते हैं। सर्वांग समता आखिर होता क्या है। सर्वांग समता जो है समरूपता से और आसान है ना, समरूपता से और आसान है। तो यहाँ पर लिखें सर्वांग सम आकृति। सर्वांग सम आकृति। तो सर्वांग सम आकृति क्या होता है बाबू, देखो सर्वांग सम को अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो सर्वांग सम आकृति क्या होता है, देखो वर्ड से ही आपको परिभाषा इसी में समाहित है, इसी शब्द में। इसमें क्या कहा गया है, सर्वांग सम, सर्व अंग सम, मतलब सभी अंग समान हो, सभी अंग बराबर हो। जिस आकृति का, जिन भी आकृति का सभी अंग आपस में बराबर हो उन्हें क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृति कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, आप सभी के सामने उदाहरण ले लेते हैं। ये 2 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है। ठीक है जी, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4 और 5। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम है PQR। तो यहाँ पर देखो AB बराबर 3 और तो PQ बराबर 3, BC बराबर 3 तो QR बराबर 4,
है ना, BC बराबर 4 तो QR बराबर 4, AC बराबर 5 तो PR बराबर 5। तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है। तो सभी अंग आपस में क्या आ गया, सभी अंग आपस में समान हो गया। तो ये आकृति कैसा होगा, ये आकृति होगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के जी, PQR के। आप याद रखिएगा सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है बाबू ये होता है, सर्वांग समता का चिन्ह ऐसा होता है, दो बराबर का चिन्ह देंगे, उसके ऊपर में इस तरह से समरूप का अगर चिन्ह बैठा देंगे तो ये चिन्ह जो है बाबू ये हो गया सर्वांग समता का। आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा ले लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगा, अभी आपको बताया कि वैसी आकृति जिसका संगत कोण एवं संगत भुजा भी बराबर हो उसे सर्वांग सम आकृति कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिख लें, वैसी आकृति जिसका संगत कोण, वैसी आकृति जिसका संगत मतलब सामने का, ठीक है, संगत कोण बराबर एवं संगत भुजा मतलब सामने की भुजा, संगत भुजा बराबर हो उसे सर्वांग सम आकृति कहते हैं जी, सर्वांग सम आकृति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो अब इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह क्या होता है, तो यहाँ पर चिन्ह भी लिख लो। चिन्ह क्या होता है गुरुजी, तो चिन्ह ऐसा होता है, देखो चिन्ह जो है इसका ऐसा होता है, बराबर का चिन्ह देंगे और इसके ऊपर में इस तरह से दे देंगे। तो ये सर्वांग समता का चिन्ह है, ये क्या है, सर्वांग समता का चिन्ह है। आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर इसको डब्बा में घेर देता हूँ। चलो जी, ये इसका चिन्ह होता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। देखो एग्जाम्पल में मान लो कि एक आकृति है, यहाँ पर एक आकृति कौन सा होगा, त्रिभुज ही ले लेते हैं जी, त्रिभुज ही ले लेते हैं। ABCPQR ये हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया दो आकृति। तो ये है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर बाबू ये कोण मान लो कि यहाँ पर ये कोण है 70 डिग्री, ठीक है, और ये कोण है आपका 30 डिग्री और ये कोण है आपका 80 डिग्री मान लेते हैं। और इस त्रिभुज में भी सेम है ऐसा 70 और यहाँ पर है 30 और ये है आपको 80। तो यहाँ पर आप देख करके कह सकते हैं गुरुजी ये आकृति तो सर्वांगसम है। ये आकृति क्या है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है, क्योंकि संगत कोण कौन होगा, कोण A बराबर कोण P। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ऐसा लिख देंगे थोड़ा सा, कोण A बराबर है कोण P कितना है तो 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री, दो कोण बराबर है। कोण B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q बराबर कितना है दोनों का माप तो 30 डिग्री है। उसी प्रकार बाबू कोण C बराबर कोण R है 80 डिग्री, कोण C बराबर कोण R बराबर कितना है तो 80 डिग्री। पहला कंडीशन ए हो गया, ठीक है। संगत कोण क्या हो गया, बराबर है दोनों का। अब संगत भुजा देख लेते हैं। संगत भुजा कहने मतलब ए बी भुजा ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू का, है ना। ये दोनों को आपस में संगत भुजा कहेंगे, ए बी और पी क्यू। तो ए बी भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू बराबर कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। और उसी तरह
बी सी बराबर आपको क्यू आर, ये कितना है आपको 6 सेंटीमीटर। और उसी तरह ए सी बराबर है पी आर के कितना है 7 सेंटीमीटर। देखो संगत कोण संगत भुजा दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर होगा तो आकृति कैसा होता है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर के, ये सर्वांगसम आकृति है जी। आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ कोई और एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब हम लोग आ जाएंगे चैप्टर में। बहुत ही आसान तरीके से आपको जितना भी ये प्रश्नावली 6.1 में जितना भी आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। आराम से आपको मात्र यहाँ पर टोटल मिला करके कितने सवाल है बाबू, यहाँ पर कुल मिला करके 3 सवाल है। तो तीनों सवाल में यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ आपका ऑप्शन दिया हुआ, 2 ऑप्शन ब्रैकेट में, और खाली स्थान दे दिया है, उसको भरना है। तो सबसे पहले 1 का 1 नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद सवाल को हम लोग पढ़ेंगे क्या कहा जा रहा है आखिर सवाल में। तो यहाँ पर सवाल है बाबू, सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होता है? सभी वृत्त जो होता है बाबू वो दिखने में हमेशा एक जैसा ही होता है। आपको अभी तुरंत बताए थे। ये जो वृत्त है, देखो ये जो वृत्त है, ये एक वृत्त ले लेते हैं छोटा सा और एक वृत्त ले लेते हैं बहुत बड़ा सा। तो दिखने में कैसा है? एक जैसा। तो क्या होगा? ये दोनों आपस में समरूप होगा। तो यहाँ पर आपको 1 का 1 नंबर का आंसर क्या होगा? 1 का 1 नंबर का आंसर बाबू आंसर होगा समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। चलो जी, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 1 का दूसरा नंबर पढ़ने की बारी है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख करके सवाल को पढ़ो। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि सभी वर्ग, दूसरे नंबर में सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है समरूप या सर्वांगसम। तो सभी वर्ग जो होते हैं बाबू वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। देखो यहाँ पर देखो, आपको मान लो ये वर्ग है, एक ये वर्ग है और दूसरा एक छोटा सा वर्ग इधर ले लेते हैं। तो ये 2 वर्ग है, तो दोनों वर्ग क्या है? समरूप ही होगा। हमेशा जब भी होगा दिखने में एक जैसा आकृति लगेगा वर्ग, तो वो समरूप ही होगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या देना है आंसर में? समरूप। इसका आंसर हो जाएगा आपका समरूप। ठीक है जी। अब चलो तीसरे नंबर में पढ़ो। कहा जा रहा है तीसरे नंबर में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कि तीसरे नंबर में सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो त्रिभुज, तो अगर आपको कहेगा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं, तो आपको देना है नहीं। क्यों नहीं? कि सभी त्रिभुज को जरूरी नहीं हमेशा समरूप हो जाए। तो यहाँ पर कहा था कौन सा त्रिभुज आखिर है जो कि हमेशा समरूप में ही होता है, तो आपको समबाहु दे देना है। समबाहु का जो आकृति होता है ना हमेशा ऐसा ही बनेगा, है ना, हमेशा ऐसा ही बनेगा जो कि आपको दिखने में लगेगा कि ये समरूप है। तो ये इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समबाहु, जिसका कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है और सभी भुजा आपस में बराबर होता है जी। ठीक है, तो दिखने में एक जैसा लगता है ये और ये, तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ये 3 नंबर का भी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा समरूप। तो यहाँ 3 नंबर में त्रिभुज पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो है बाबू, समबाहु त्रिभुज आपका समरूप होते हैं। ठीक है जी। अब चलिए चौथे नंबर में देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले देख लेते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा? आपको बताए थे संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, आंसर नंबर ए में हो जाएगा। पहला जो खाली स्थान है इसमें हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर।
पहला खाली स्थान में हो जाएगा बराबर। ठीक है, दूसरा खाली स्थान में देखो कहा है उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, समरूपता के लिए संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए बाबू। ये दूसरा आंसर इसका हो जाएगा समानुपाती, समानुपाती। आपको नियम तो लिखाए थे, उसी नियम पर आधारित है ये। चलो जी, ये हो गया चौथे नंबर। एक नंबर का जितना भी था सवाल सारा हम लोग समाप्त कर लिए। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, पहला नंबर में है समरूप आकृति और दूसरा में है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने मन से देंगे, चूंकि अपने मन से यहाँ पर देने के लिए कहा है तो और अच्छी वाली बात है। तो सबसे पहले समरूप आकृति देने के लिए कहा है ना। 2 का 1 नंबर में कहा है समरूप आकृति। कैसा, तो समरूप आकृति, समरूप आकृति के देने के लिए कहा गया है बाबू। तो समरूप आकृति देने के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको समरूप आकृति यहाँ पर ले लेते हैं। कौन कौन सा, त्रिभुज ही ले लेते हैं। ये आपका समरूप आकृति है। 2 उदाहरण, उदाहरण 1 में ए बी सी और यहाँ पर बड़ा सा एक ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समरूप आकृति हो गया। यहाँ पर अगर कोण वगैरह लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है, समरूप आकृति, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं 70 डिग्री, है ना, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री। तो ये भी क्या लिखना पड़ेगा, 60, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 60, 70 और यहाँ लिखना पड़ेगा 50 डिग्री। हो गया। तो तीनों कोण आपस में बराबर। संगत भुजा मान लेते हैं, इसका माप है 5 सेंटीमीटर और इसका 8 दे देते हैं और इसका 9 दे देते हैं। तो ये क्या, इसको 2 गुना या 3 गुना लिख सकते हैं, 15 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 24 और यहाँ पर 9 तिहाई 27। तो ये आपका हो गया। ये क्या होगा, समरूप आकृति होगा जी, समरूप आकृति होगा। पहला उदाहरण तो ये हो गया, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1। 2 उदाहरण देने के लिए कहा है ना, भिन्न भिन्न, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। खैर कोई बात नहीं, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है किनके, पी क्यू आर के। क्यों समरूप है आपको पता तो चल गया है ना। यहाँ पर कोण, संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है। ठीक है जी। अब चलो, अब यहाँ पर एग्जाम्पल और एक लेना है, चूँकि 2 बोला है तो एक और लेना है भिन्न भिन्न आकृति के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वृत्त ही ले लेते हैं ना, वृत्त ही ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक बड़ा सा वृत्त ऐसा, जिसका त्रिज्या है क्या, त्रिज्या मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं वृत्त, एक बड़ा सा वृत्त लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपको तो पता है वृत्त जो होता है वो हमेशा समरूप ही होता है, इतना बात जान जाओ, क्योंकि वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है वृत्त ये O है तो ये R है मान लेते हैं, और ये O है तो ये P। तो वृत्त क्या, वृत्त सर्कल, इसको C भी लिख सकते हैं, सर्कल OR समरूप हो जाएगा किसका, OP का, वृत्त OP का, वृत्त OP का, है ना, OP का समरूप हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि संगत जो ये त्रिज्या है वो समानुपात में है, तो ये समरूप हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी ले ली है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरा में कहा था ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। बस बहुत ही अच्छा सवाल है, आराम से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं इसको। चलो, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। 1 मिनट, दिखाई दे रहा तुम लोग को, हाँ चलो जी। अरे भाई ये हवा का उड़ने लगा है। हाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है बाबू। समरूप नहीं होने वाला आकृति भी आपको बताए थे क्या, कि यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ठीक है। और एक और इधर का त्रिभुज ले लेते हैं ऐसा,
देखो क्या हो गया, ये मान लेते हैं 70 डिग्री इसका कोण है, ये मान लेते हैं 50 है, तो कितना हो गया, ये भी 50, और ये कोण इसका मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है, और ये है 50 डिग्री। तो क्या ये दोनों आकृति समरूप है बाबू? पी क्यू आर, ये दोनों आकृति समरूप है? तो नहीं है। तो उदाहरण नंबर 1 ले लिए, उदाहरण नंबर 1 ले लीजिए, और यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं, उदाहरण नंबर बी में ले लेते हैं। समरूप आकृति नहीं है तो यहाँ पर ले लेते हैं एक, आपको आयत ही ले लेते हैं, आयत तो समरूप हो जाएगा, सारा आयत समरूप होता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक वर्ग और एक ले लेते हैं वृत्त, है ना, ए बी सी डी, 90 डिग्री होता है इसका, वर्ग का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यहाँ एक वृत्त, ये क्या, वृत्त और वर्ग कभी समरूप होगा? तो नहीं होगा, दो अलग अलग आकृति कभी समरूप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आपका दोनों हो गया आंसर, ठीक है, दोनों आंसर आपको लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, आखिरी सवाल जो है आपका तीसरे नंबर का सवाल में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बाबू, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये आपको बता करके दिखाना है। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये आपको बताना है। तो बताओ फटाफट से, समरूप है नहीं, ये आपको यहाँ पर देख करके ही पता चल जाएगा। आकृति जो है बाबू, आकृति आपको बना हुआ है, आकृति आपको बना हुआ है। तो एक बार हम बना देते हैं यहाँ पर आकृति तुम लोग के लिए। तो देखो इस तरीके का आकृति, पहला आकृति, ठीक है, ये है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। दूसरा आकृति ऐसा है, दूसरा आकृति एक वर्ग है, यह है ए बी सी डी, ऐसा है। तो सभी का कोण 90 डिग्री, वर्ग का कोण तो 90 डिग्री ही होता है, और 90 का सिंबल ऐसा होता है जैसा भी दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस सभी का है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों आकृति आपको समरूप लग रहा है? तो अगर यदि आप कहेंगे गुरुजी समरूप लग रहा है, तो कैसे लग रहा है बताओ? समरूप ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनका जो है, इनका संगत भुजा तो समानुपाती हो जाएगा। भुजा जो है, मान लो ये भुजा इनके समानुपाती, क्योंकि 1.5 यानी कि 1.5 है, 1.5 का दुगुना 3 होता है, और यहाँ भी 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, 1.5 का दुगुना 3, संगत भुजा तो समानुपाती हो गया। लेकिन आपका कोण यहाँ पर बराबर होना चाहिए, कोण जो कि बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। ये कितना कोण है ये नहीं मालूम है, ये सवाल में नहीं दिया है बाबू, ये सवाल में नहीं दिया है। तो यहाँ पर दिखने से ही लगता है कि ये कोण और ये कोण कभी बराबर नहीं होगा, ये कोण और ये कोण कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि संगत कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए आकृति पी क्यू आर एस आकृति ए बी सी डी आकृति ABCD के समरूप नहीं होगी। ये आपका राइट आंसर होगा इस सवाल का, नहीं होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। चलो इस तरीके से जो आपका चैप्टर था 6.1 सारा सवाल को बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो में कहीं कोई पार्ट समझ में नहीं आया है
और समझाने का तरीका को अगर चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो आप कमेंट करके बताइए कि गुरुजी मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया सब कुछ, तो ये भी ज़रूर कमेंट करके लिख दिए कि गुरुजी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे अब, लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, शेयर तो करने जो बोले थे कर ही लेना बाबू, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और अगर यदि आप PDF लेना चाहते हैं, आपको बोले थे कि PDF लेने के लिए क्या करना है, 7988997348 PDF नोट्स पूरा चैप्टर वाइज आपको जो है मेरे द्वारा बना दिया गया है, पूरा NCERT गणित का। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।